हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। दोस्तों, हम लोग ने चैप्टर नंबर 9 रिलेटेड सर्विसेज इसको फिनिश कर दिया। और आज अब हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सा चैप्टर, जो है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आज जो हम लोग काम करने वाले हैं दोस्तों, वो काम किस बात का है? सो इट इज अबाउट रिव्यूइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके लिए यहाँ पे अपने को दो स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। वो कौन से हैं? SRE 2400 एंड SRE 2410। जैसे हमने SRS 4400 पढ़ा था, SRS 4410। अब यहां पे हम लोग रिव्यू के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो रिव्यू के बारे में हम लोग दो स्टैंडर्ड्स बच्चों यहां पे पढ़ने वाले हैं। वो है SRE 2400 एंड SRE 2410। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझेंगे। देखो दोस्तों, SRE 2400 बात करता है अबाउट रिव्यूइंग द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड SRE 2410 बात करता है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। ठीक है ना? ये दो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो एकदम मजा आएगा इसको डिस्कस करने के लिए। बहुत डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे एंड यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर वर्क। और ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये आपको अलग अलग जो हम लोग काम करते हैं ना ऑडिट के अलावा, मतलब सब्जेक्ट है हम लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं, बट ऑडिट के अलावा और भी बहुत कुछ काम जो है वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंडरटेक। तो ये रिलेटेड सर्विसेज के बाद ये रिव्यू एंगेजमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। चल, तो सबसे पहले जो है ना दोस्तों, बात करते हैं रिव्यू का मतलब क्या होता है। मतलब चर्चा करना है कि भाई ये रिव्यू क्या सीन है सर, ये रिव्यू करना क्या है। अब देखो क्या है ना, जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर इंस्टेंस, एकदम सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके बन चुके हैं। सो लेट अस से देयर इज सम व्हाट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? वर्ड क्या यूज किया है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मालिक वो बराबर से है या नहीं है, ये सिर्फ एक बार भाई, जो अपन बोलते हैं ना, भाई तो एक बार जरा नजर डाल ले यार इसके ऊपर, सब बराबर है कि नहीं है, एक बार देख लेना यार। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने को क्या करना है? रिव्यू करना है। क्या इंटेंशन से? कि बस एक बार देखना है कि वो सब सही है या नहीं, मतलब उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, इतना एक बार तू नजर डाल ले। समझ में आएगा आपको? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करो। अभी मान लो इधर मैं हूं, हर्षद। अब ठीक है, इधर क्या हुआ ना, अब देखो मैं आपको थोड़ा एक मैकेनिज्म समझाता हूं। जैसे मैं अभी इस रिव्यू का काम एक किसी व्यक्ति को कैसे देता हूं, मैं भी किसी को ये काम के लिए हायर किया हूं, अपॉइंट किया हूं मैं। तो क्या है वो थोड़ा एक्टिविटी, आप जरा समझिए इसको। अब देखो यहां पे जो है ऑर्गेनाइजेशन है, यर वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन एसपीसी। ठीक है? यहां पे आप बच्चे हो, यर यू आर स्टूडेंट। अब क्या होता है, आप जो है एसपीसी के वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाके आप एडमिशन लेते हो, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे एडमिशन जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, आप सबको पता ही होगा कि मैं फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। ठीक है? फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। वो कौन सा है? एक है कॉस्टिंग और दूसरा है ऑडिट, बराबर। फिर अपन आते हैं बच्चों फाइनल लेवल पे, और फाइनल लेवल पे मैं पढ़ाता हूं आपको फिर से कौन सा सब्जेक्ट? ऑडिट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं। अब इसके अंदर इकोनॉमिक्स में व्हाट वी हैव इज अ रेगुलर बैच, एंड वी हैव व्हाट इज अ फास्ट ट्रैक बैच। वापस से इसके अंदर कॉस्टिंग ऑडिट में वी हैव व्हाट इज अ रेगुलर बैच, एंड व्हाट वी हैव इज अ फास्ट ट्रैक बैच। एंड अभी तक ऑडिट का सिर्फ फाइनल लेवल पे अपने पास यहाँ पे सिर्फ अपने को रेगुलर बैच है। ठीक है? मैं बस थोड़ा विस्तार में समझो। अभी इतने सारे क्या हो गए, इतने सारे क्या हो गए ये बच्चों? अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गई है। ठीक है? सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट व्हाट प्रोडक्ट्स। अब ये अलग अलग प्रोडक्ट्स होने के बाद क्या हुआ, इनका जो है इसका फीस अलग है, बराबर है। अभी इसमें भी ऐसा नहीं, अभी तो रुको। और अब इसमें हर एक में बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। अब इसमें वापस से क्या है, इसके अंदर पीडी मोड है, बराबर। इसके अंदर जीडी मोड है, इसके अंदर फेस टू फेस मोड है, और इसके अंदर लाइव स्ट्रीम मोड है।
ठीक है ना। अब इसके बाद हर एक का उसमें फीस अलग है और शेयरिंग अलग है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं। और फिर ये जो है ना सेटलमेंट जो होता है, फिर क्या होता है, ये पूरा सेटलमेंट जो है फिर हर्षद सर को ये आता है T+2 डेज में। और वो कैसा रहेगा, एक एसपी सर का रहेगा और एक हर्षद सर का रहेगा। ऐसा वो स्प्लिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द शेयर्स दैट वी हैव अग्रीड अपॉन, बराबर के नहीं। अब रोजाना जैसे जो क्या बोलते हैं ऑर्डर्स आते जाते हैं, वो बुक होते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, वो सेटलमेंट होते रहता है। सो ये आपको पूरा समझ में आया क्या? यस। अभी आप सोचो भाई कि मेरे को ऐसा मन में ऐसा धक धक हो रहा है कि क्या हर एक एडमिशन का क्या मेरे को पैसा आया क्या, मतलब बुक सेल का, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव का, लाइव स्ट्रीमिंग का, बराबर शेयरिंग आया क्या, मतलब ये जो इतनी सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बराबर कि नहीं, ये जो पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है सब बराबर से आता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा लगता है कि यार कहीं कुछ रह तो नहीं गया ना, कहीं पेमेंट पेमेंट गेटवे पे तो नहीं अटक गया ना, कोई शेयरिंग में गलती से एरर तो ना हो जाए कि 2-5% यहां वहां हो जाए, टीडीएस बराबर से कट किया है कि नहीं, जीएसटी बराबर से पे हुआ कि नहीं। भाई मेरे को कितना स्ट्रेस है इस बात का, तुम समझो ना बात को। और अब क्या हो रहा है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे देखना है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर बराबर है या नहीं है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। सो मैं क्या करता हूं कि ये इसका जो पूरा ये जो रिपोर्ट है, ये बराबर ये पूरा का पूरा जो ये सेल रिपोर्ट है, ठीक है, दिस सेल रिपोर्ट, तो इस सेल रिपोर्ट को मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रैक्टिशनर को देता हूं, ठीक है ना। ये जो मेरा सेल्स रिपोर्ट है, बराबर, ये पूरा का रिपोर्ट जो है ना सेल्स रिपोर्ट, मैं क्या बोलता हूं, एक प्रैक्टिशनर को बोलता हूं मैं कि भाई सुनना यार प्रैक्टिशनर, तू ये जो पूरा मेरा एडमिशन का जो पूरा ये हिसाब किताब है, तो इसके ऊपर जरा एक बार इसको थोड़ा नजर मार लेना यार, जरा इसके ऊपर इसको रिव्यू कर ले यार कि सारा पैसा बराबर से आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई पैसा पेमेंट गेटवे पे तो नहीं अटका ना, टीडीएस बराबर से डिडक्ट किया है ना, जीएसटी का पेमेंट बराबर से लिया है ना, और पेमेंट बराबर से किया है ना, ये सब बातें, और अलग अलग मोड का अलग अलग शेयरिंग होएगा तो वो बराबर है क्या नहीं वो देख ले, फीस के हिसाब से। अरे भाई अब समझ में आया आपको? तो यहां पे प्रैक्टिशनर क्या करेगा, ये आएगा पूरा रिपोर्ट को स्टडी करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, और फिर क्या करेगा, मेरे से ये सब इंफॉर्मेशन, ये मेरे से वो क्या करेगा, ये सब रिव्यू करने के लिए उसको ये मेरे से क्या करेगा, ये मेरे से इंक्वायरी करेगा, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेगा ये, और ये सब काम करके वो क्या बोलेगा कि सर ये बराबर है या नहीं है। तो ऐसे रिव्यू में वो मुझे एक क्या करेगा, एक भरोसा दिलाएगा, एक अश्योरेंस दिलाएगा, बराबर के नहीं। और वो अश्योरेंस जो होगा ना, वो रीजनेबल नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो लिमिटेड होगा, क्योंकि वो एकदम इन डेप्थ जाके नहीं देखेगा, वो जाके देखेगा कि सब जैसा इंक्वायरी करेगा, जो अंडरस्टैंडिंग मिला है और उसके हिसाब से जो भी कुछ जानकारी मिली है उसके हिसाब से सब बराबर है या नहीं, उतना ही देखेगा वो, मतलब वो डिटेल में जाके एकदम पूरा अंदर तक घुस के जैसा अपन ऑडिट करते हैं वैसा नहीं करेगा वो। वही तो डिफरेंस है ना ऑडिट और रिव्यू में। ऑडिट में अपन क्या करते हैं कि पूरा अंदर तक जाके घुसते हैं, पूरा प्रोसीजर एंड टू एंड अपन चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं। इधर अपन क्या करते हैं, जाते देखते समझते सब बराबर है क्या नहीं है, जो सामने है वो सामने जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन बराबर है या नहीं है, ये सब अपन देखते हैं। समझ में आया? तो ऐसे केस में वो रिव्यू में अपने को बस क्या मिलेगा, एक लिमिटेड अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस हायर लेवल पे, उससे कम वो अपने को जो अश्योरेंस देगा लिमिटेड, की मुझे एक भाई सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ सब बराबर है। बाद में मुझे फिर ऑडिट कराना है, क्या करना है वो तो मैं बाद में देख लूंगा मैं, बराबर के नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट ऑडिट का वगैरह वो सब बाद में देख लूंगा मैं, बट पहले अपन क्या बोल रहे कि भाई जो इंफॉर्मेशन मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे मुझे उसको अगर देखना है तो वो इंफॉर्मेशन बराबर है या नहीं है, उसको जब मुझे वो रिव्यू करवाना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, ये एंगेजमेंट है। तो ऐसे ये एंगेजमेंट जो है ना, ये ऐसे दो टाइप की है। एक अपन ने बात करी SRE 2400, जो बात करता है अबाउट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड SRE 2410 रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। तो ऐसा, तो मैं आपको बस अभी यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं कि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिव्यू, रिव्यू किसको बोलते हैं उसका पर्पस समझो पहले, किसको हम लोग कहते हैं, रिव्यू क्या होता है, समझ में आएगा आपको, क्या रिव्यू का मतलब क्या होता है। ऐसा
आया बात समझ में आपको? यस सर, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। तो ये बात है रिव्यू की। चलो, सो अब क्या करेंगे हम लोग, रिव्यू के बारे में जो है वो थोड़ा और डिटेल में डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो वो क्या कह रहा है बॉस, रिव्यू की जब बात करते हैं, सो रिव्यू गिव्स व्हाट, अनलिमिटेड अश्योरेंस, नॉट रीजनेबल अश्योरेंस बट अनलिमिटेड अश्योरेंस। ध्यान में रखना, जो पिछले चैप्टर में हम लोग ने रिलेटेड सर्विसेज की बात करी थी, वो रिलेटेड सर्विसेज में क्या बोला था अपन ने, उसमें इट डज नॉट गिव एनी अश्योरेंस। उसमें क्या बोला था, हाँ देर इज नो अश्योरेंस। रिव्यू एंगेजमेंट्स में देर इज लिमिटेड अश्योरेंस, ऑडिट के इसमें देर इज व्हाट, देर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। बट जब हम लोग बात करते हैं अबाउट रिव्यू एंगेजमेंट, सो वी गिव व्हाट, अनलिमिटेड अश्योरेंस। सही है एकदम, यस। is level of assurance obtained where engagement risk is reduced to a level that is acceptable in circumstances, but where the risk is greater than that for a reasonable assurance engagement as the basis for expressing a conclusion. So reason absolute assurance तो नहीं दे सकते, ये हम लोग को बचपन से मालूम है। रीजनेबल अश्योरेंस जो ऑडिट्स में आता है, फिर उसके बाद रिव्यू एंगेजमेंट्स में जो हम लोग देते हैं अश्योरेंस, वो है बच्चों लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस। सही है एकदम, यस सर। सो इसके हिसाब से द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ गैदरिंग ऑडिट एविडेंस is at least sufficient for the practitioner to obtain the meaningful level of assurance. मतलब जितना sufficient appropriate audit evidence हम लोग ऑडिट्स के दौरान ऑब्टेन करते हैं, मतलब जितना हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए ऑब्टेन करते हैं, उससे कम, बराबर, इट इज लीस्ट एज कंपेयर टू व्हाट द रीजनेबल अश्योरेंस। टू बी मीनिंगफुल, the level of assurance obtained by the practitioner is likely to just what, meaningful के लिए the practitioner is likely to enhance the intended user's confidence about the financial statements। बस उनका भरोसा जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, मतलब एकदम ग्राउंड जीरो पे तो नहीं है ना। सो नो अश्योरेंस से अच्छा है लिमिटेड है, लिमिटेड के ऊपर फिर रीजनेबल है, वो हम लोग ऑडिट के टाइम पे देखते हैं। समझ में आया आपको? यस सर। सो रिव्यू इज व्हाट वी से इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये बॉडी के अंदर गया क्या बच्चों? यस सर, वेरी इजी। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज रिव्यू। सो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स वी हैव टू, SRE 2400, SRE 2410। तो अब हम लोग बच्चों बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट स्टैंडर्ड SRE 2400। ये समझ में आ गया तो 2410 तो बहुत आसान है, एकदम इजीली खत्म हो जाएगा। सो क्या दोस्तों आपको रिव्यू का मतलब क्या हुआ, ये समझ में आया क्या? मतलब आप समझ लो ना भाई, रिव्यू में क्या बोला, तू देख ले यार सब बराबर है कि नहीं, और मुझे कुछ भरोसा दिला यार क्या कर रहा है। समझ में आया आपको? तो इसको बोलते हैं अपन क्या, रिव्यू एंगेजमेंट। सो अभी अपन क्या करेंगे, इसका बहुत ही बढ़िया सा हम लोग जो कंटेंट है बनाया है आपके लिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए नई है बहुत इन डेप्थ उसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और जब आप आर्टिकलशिप अभी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है ना, ये सब चीजें आप जब अप्लाई करते हो तो वो मजा अलग है कि हाँ सर मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये अप्लाई किया है। ऐसा हुआ है आपके साथ ऐसे कि जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं आर्टिकलशिप के दौरान हमने इसको अप्लाई किया है, एंड वी आर लाइक गेटिंग अ फील कि हाँ यार काफी इंटरेस्टिंग है। और इसको यूज भी करते जाना बच्चों, जो नॉलेज अपन गेन करते हैं ना। अभी आप लोग देखो सीनियर हो, अभी आप वो जूनियर नहीं रहे, आपको अभी चाहिए फुल इज्जत। तो ये इज्जत जो है ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के बहुत मजा आएगा। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, SRE 2400। सो इट इज अ रिव्यू टू डू व्हाट, एंगेजमेंट टू रिव्यू व्हाट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो इसमें क्या है, इट डील्स विथ व्हाट, टू थिंग्स। नंबर वन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है एक सेकेंड रुको, मैं पहले क्या करता हूं, इसको कॉपी, इधर ही चीज को कॉपी पेस्ट करता है। ओके, सो अरे बहुत बहुत बढ़िया बनाया ये चार्ट। आप लोग भी लिखेंगे इसको आराम से, बट पहले समझेंगे। सो SRE 2400 डील्स विथ व्हाट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर। अभी वर्ड क्या यूज करने का, प्रैक्टिशनर, ऑडिटर नहीं है। ऑडिट
ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट जहां ऑडिट है वो ऑडिटर। ऑडिट के अलावा जो भी एंगेजमेंट जब करोगे तो वहां पे अपन ने वर्ड यूज करना क्या, प्रैक्टिशनर। अपन ने एसआरई अभी जो पढ़ रहे हैं, एसआरएस अपन पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने वर्ड क्या यूज किया, हाँ प्रैक्टिशनर, तो वो भूलने का नहीं, वर्ड प्रैक्टिशनर आना चाहिए। सो इट इज एंगेज टू परफॉर्म व्हाट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कब, व्हेन द प्रैक्टिशनर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ध्यान में रखने का कि एसआरई 2400 क्या बोल रहा है, एक ऐसा प्रैक्टिशनर आ रहा है, वो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रहा है, और वो प्रैक्टिशनर आपके एंटिटी का ऑडिटर नहीं है। अगर वो ऑडिटर अगर होता तो वो किसके लिए है, ये एसआरई 2410 रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। अगर ऑडिटर ये इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रहा है तो वो है एसआरई 2410 में कवर होता है कि उसने क्या करना चाहिए। बट जब ये रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रहा है बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, तो ऐसे केस में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआरई 2400। सो रिस्पॉन्स क्या है, एसआरई 2400 की रिव्यू हो रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का व्हेन द प्रैक्टिशनर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड उसके बाद वो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, अपना सिंपली रिपोर्ट दे देगा। क्लियर एकदम। तो ये दो बातें इसके अंदर मेंशन करी गई है। ओके यस। सो अभी इसमें क्या होने वाला है, व्हाट इज द अप्रोच ओवर हियर। सो बातें करते हैं कि देखो एक प्रैक्टिशनर है, वो क्या करता है, अपना कंक्लूजन देता है किसके ऊपर, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बराबर से वो बने हैं या नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी फ्रेमवर्क के हिसाब से बन सकते हैं, अभी हम सबको पता है ये। सो वो फ्रेमवर्क कौन सा हो सकता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से हो सकते हैं या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से हो सकते हैं। बट जब उनको रिव्यू करना है बराबर, तो यहां पे एसआरई 2400 एप्लीकेबल होगा when he is not the auditor of financial statements. good okay. so practitioner जो है वो क्या करेगा, वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कंक्लूजन देगा। इस कंक्लूजन से क्या हो जाएगा, जो ये इंटेंडेड यूजर है बराबर, ये जो इंटेंडेड यूजर है इसका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, अरे एकदम आसमान छुएगा भाई। सो इसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा। क्लियर एकदम। सो इसीलिए तो हम लोग रिव्यू करा रहे हैं। प्रैक्टिशनर आएगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा बराबर, कि उसमें भाई कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है ना, या ऐसा कुछ मामला मेरे नजर में तो नहीं आया ना कि जिसके वजह से मैं कहूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है। तो ऐसा मैं क्या करूंगा, एक लिमिटेड अश्योरेंस वाला ओपिनियन दे दूंगा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, द लिमिटेड अश्योरेंस। आई क्या बात समझ में आपको। सो प्रैक्टिशनर कंक्लूजन विच विल एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, एंड दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन व्हाट, लिमिटेड अश्योरेंस। बच्चों मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी यहां पे हमने थोड़ा और डिटेल में बात कर लेनी चाहिए कि अबाउट सर ये लिमिटेड अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस में क्या अंतर है। लिमिटेड अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताऊं, लिमिटेड अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस में, लिमिटेड अश्योरेंस ये एक तरीके का नेगेटिव अश्योरेंस है, नेगेटिव वर्डिंग्स यहां पे यूज होती है, वेरएस रीजनेबल अश्योरेंस में देयर इज व्हाट, अ पॉजिटिव अश्योरेंस होता है। सो क्या होता है ना, जब हम लोग लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं, हम लोग वर्डिंग्स क्या यूज करते हैं पहले वो समझो, फिर अपन थोड़ा आगे बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। देख बेटा, जब लिमिटेड अश्योरेंस देता हूं ना मैं, तो उस समय पे मैं क्या बोलता हूं कि मैं हिंदी में बोलता हूं पहले। लिमिटेड अश्योरेंस के टाइम पे अपन क्या बोलते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस के टाइम पे अपन बोलते हैं कि देखो भाई, मेरे सामने, मेरे नजर में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके वजह से बराबर, जिसके वजह से मैं कह सकूं
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं। मतलब देखो मेरे सामने कुछ बातें हैं, बराबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मेरे सामने, मैं देख रहा हूं, हाँ मैनेजमेंट ये कैसा, ये ओके, ये है, बराबर है, दिमाग लगाया ऐसा, बराबर, इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, एनालिसिस किया, ऐसा ऐसा है तो वैसा वैसा होना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा जो सामने जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कुछ गलत है करके, मतलब जो सामने जो इंफॉर्मेशन है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कि कुछ गलत है करके। सो अपन बोलते कि नथिंग हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन that causes him to believe that the financial statements are material misstated। मेरे सामने ऐसा कुछ चल के आया नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है। तो ऐसा जब कुछ सामने चल के नहीं आ रहा है तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, तो इसको बोलेंगे लिमिटेड अश्योरेंस की, हाँ भाई थोड़ा अच्छा खासा। बट अब रीजनेबल अश्योरेंस की बात करूंगा ना तो आपको लिमिटेड अश्योरेंस बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अभी ध्यान से सुनना, रीजनेबल अश्योरेंस में अपन क्या बोलते हैं, इन माय ओपिनियन द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब मैं जाके देखा हूं, मैंने पूरा विस्तार में उसका ऑडिट किया है, चेक किया है एक एक बात को, और उसके बाद मैंने समझा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहां पे कोई भी किसी भी तरीके की मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। सो दोनों में अंतर समझ रहे हो आप। ऑडिट में मैं जाके मैनेजमेंट के साथ जाके उनको पूछताछ कर करके पूरा इंक्वायरी करके डिटेल में चेकिंग करके कंट्रोल्स को देख के इतना विस्तार में मैं चेक कर रहा हूं, और फिर मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं कि हाँ भाई अब मुझे लगता है कि यहां पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, बराबर के नहीं। तो जब मैं जाके खुरेद के देखता हूं, बराबर के नहीं, कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है या कैसा है, और फिर मैं जब अपना ओपिनियन देता हूं तो भाई उसको बोलते हैं अपन क्या, रीजनेबल अश्योरेंस की। भाई ऑडिटर ने जाके एक एक बात को डिटेल में चेक किया है, फिर वो बोल रहा है कि इन माय ओपिनियन, मैं बोल रहा है मेरे नजर में, मेरे ओपिनियन में, कि यहां पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर के नहीं, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा अपन बोल रहे हैं। बट लिमिटेड अश्योरेंस में क्या बोल रहे हैं, भाई मेरे नजर में तो ऐसा कुछ नहीं आया बाबा कि कुछ गड़बड़ वाला मामला दिख रहा है। समझ में आएगा। जब आपसे कोई पूछते हैं भाई तेरा क्या कहना है इसमें, तो आप आपकी राय कैसे लेते हो, अरे मैंने खुद ने देखा है भाई, कुछ गलत नहीं है यार, मैं खुद जाके देखो, उसको बोलेंगे रीजनेबल अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस मतलब क्या बोलेंगे भाई, लिमिटेड अश्योरेंस मतलब अपन बोलेंगे कि मेरे नजर में ऐसा कुछ आया नहीं है, बराबर के नहीं, कि उससे मैं कह सकूं कि कुछ गड़बड़ है करके। समझ में आया आपको, क्लियर एकदम। तो ऐसी बात है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटेड एंड रीजनेबल अश्योरेंस, बराबर। मैंने जाके उसके दिल में झांक के देखा है कि मैं उससे बहुत, वो मेरे से बहुत प्यार करता है, करती है, मैंने उसके दिल में झांक के देखा है, बराबर, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, इससे मैंने झांक के देखा, तो उसको बोलेंगे रीजनेबल अश्योरेंस की, हाँ भाई सच्चा प्यार है। अब लिमिटेड अश्योरेंस में ऐसा कुछ मेरे सामने तो नहीं आया कि जिससे से पता चले कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है करके। अभी समझ में आया चिचोरे, चलो तो समझ में आया लिमिटेड अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस। तो ऐसा जो अपन जो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे ना, तो अपन लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे कि मेरे नजर में ऐसा कोई मामला आया तो नहीं है कि जिससे मैं कह सकूं कि यहां पे भाई कुछ गड़बड़ है करके। क्लियर एकदम बात, यस सर। सो ऐसा जो लिमिटेड अश्योरेंस अपने को देना है, तो इसमें दो काम अपने को करना है, दो एक्टिविटीज अपने को परफॉर्म करनी है। वो दो एक्टिविटीज क्या है, एक तो मालिक इंक्वायरी करना है अपने को, क्या करना है बेटा, एक तो अपने को इंक्वायरी करना है, और दूसरा जो है वो परफॉर्म करना है अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो ये जो लिमिटेड अश्योरेंस जो हम लोग देंगे दोस्तों, ये लिमिटेड अश्योरेंस अपने को देना है बेस्ड ऑन इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये दो मेन प्रोसीजर्स जो है अपने को फॉलो करने हैं। क्योंकि आप समझो ना, जैसे मैंने आपसे बात करी कि मेरा जो सेल्स का रिपोर्ट है उसको चेक करना है, प्रैक्टिशनर आके उसको देखना चाहता है, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा भाई, वो आके इंक्वायरी करेगा ना, उसको अंडरस्टैंडिंग लेना है ना, क्योंकि बेसिकली वो नॉलेज तो वहीं से लेगा ना, मेरे से पूछेगा कि सर कौन से प्रोडक्ट है, पीडी जीडी लाइव स्ट्रीमिंग फेस टू फेस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसका मोड क्या है, क्या फीस रखते हैं, आइडियली क्या फीस होती है, डिस्काउंट्स अगर दिए हैं नहीं दिए हैं, ये पूरा जब उसको समझ आएगा तभी तो जाके वो रिव्यू करेगा ना कि उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सब बराबर है क्या, और फिर वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, बराबर है, कि वो रिलेशनशिप देखेगा बिटवीन दिस आइटम एंड दैट आइटम, सब बराबर है या नहीं है। तो ये सब बातें जब वो देखेगा
तभी जाके वो क्या कर सकता है, अपने को एक अश्योरेंस दे सकता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? यस सर। सो प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ द मैटर। इन सब बातें करने के बाद, इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ द मैटर दैट कॉजेज हिम टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी मटेरियल, ये सब करने के बाद अगर उसको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, अगर उसको लगता है, इंक्वायरी किया, एनालिटिकल प्रोसीजर किया और इससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो बस क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर्स चेक करेगा देखने के लिए कि सब बराबर है या नहीं। अदरवाइज उसके सामने कुछ आना चाहिए, वो जाके नहीं देखेगा सामने कुछ आ रहा है क्या इंक्वायरी करने के बाद, उसके हिसाब से। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो ये जो है ये बेसिक थीम है मालिक SRE 2400 का। क्लियर एकदम? आइए जरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा। SRE 2400 deals with what? Practitioner's responsibility to perform review on the financial statements when he is not the auditor of the entity financial statements and form and content of the report on the financial statements। तो ये दो बातें बोलेगा, तो वो चार्ट में आपको दिख गई, ये यहाँ पे आपको सिंपल हो गया। सो इसमें क्या होता है, इन द रिव्यू द प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस द कंक्लूजन to enhance the degree of confidence of the intended users in preparation of the entity's financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. बराबर? This financial statements may have been prepared using what? Special purpose framework और general purpose framework, कोई भी framework आपका हो सकता है, उसके हिसाब से काम चलेगा। क्लियर एकदम? यस सर। उसके बाद ये जो अश्योरेंस जो देता है वो कैसा अश्योरेंस है सर? लिमिटेड अश्योरेंस है। The practitioner's report includes a description of the nature of review engagement as context for the readers of the report to be able to understand the conclusion. बराबर? Then it performs primarily inquiry and analytical procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence, but the level of evidence that he is going to obtain will be less as compared to what he obtains reasonable assurance के time पे। बराबर? To give a conclusion on the financial statements as a whole. If the practitioner becomes aware that causes the practitioner to believe that the financial statements may be materially misstated, then he performs what additional procedures as she or he considers necessary in the circumstances to be able to conclude on the financial statements. Clear एकदम बच्चों बात? Very good. तो ये आपको basically SRE 2400 क्या बोलता है ये आपको समझ में आ गया। Clear? चलो now we go ahead and talk about what the objectives. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सारी उससे डील करता है तो ऑब्जेक्टिव वही होएगा ना रे बाबा। सो इट इज टू ऑब्टेन व्हाट? लिमिटेड अश्योरेंस बाय मेकिंग इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर सेम टू सेम वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड देन इज सपोज टू गिव अ रिपोर्ट ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है एकदम? अगर ये लिमिटेड अश्योरेंस वो नहीं दे सकता है और मॉडिफाइड कंक्लूजन इनसफिशिएंट लगता है तो उस समय पे वो डिस्क्लेमर या विड्रॉ कर लेना। आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? बच्चों समझ में आया यहां तक? इजी एकदम। सो SRE 2400 अश्योरेंस देने का, इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंक्वायरी करने का, एनालिटिकल प्रोसीजर करने का और उसके बाद देखने का कि सब मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तो बेटा तू क्या करेगा? सर हम एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे। दिस इज व्हाट SRE 2400 डील्स विद। आगे अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो अभी हमने देखा वही चे मालिक, कोई टेंशन नहीं है। सो क्या बोल रही है यहां पे? इट इज टू ऑब्टेन व्हाट? लिमिटेड अश्योरेंस बाय मेकिंग इंक्वायरी एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। ये सब मजा है ऑडिट में, बस आपको कंटेंट कैसे लिखने का है ना, ये इसके लिए पूरा पढ़ने का डिटेल में आपको समझेगा कि भाई वही बातें बोल रहे हो। फिर आपको लगता है कि शॉर्ट में लिखूं, नहीं, भरपूर लिखने का कंटेंट। So inquiry and performing analytical procedures, whether these financial statements are free from material misstatements, and thereby express what a conclusion, whether anything has come to his attention, कुछ आया क्या ऐसा उसके attention में, समझा क्या? Whether anything has come to his attention, wording समझ देखा क्या? Whether anything has come to, तेरे ध्यान में कुछ आया क्या? तो बोलेगा नहीं मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया, सब बराबर है, या मेरे ध्यान में ऐसा आ रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ।
तो उसको क्या सामने चल के आ रहा है, ऐसा लिमिटेड एश्योरेंस में उसके सामने क्या चल के आ रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस में अपन जा जाके देखते हैं। वेरी गुड। So whether anything has come to his attention that causes him to believe that financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. And then he is to give what? The report on the financial statements as a whole and communicate required by this SRE. अभी यहां पे क्या कहता है? When limited assurance आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, लिमिटेड एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, कुछ लिमिटेशन लगाया होगा आपके ऊपर और उस वजह से ये एश्योरेंस आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, और साथ ही साथ मॉडिफाइड कंक्लूजन देना ये इनसफिशिएंट है इन द सर्कमस्टेंसेस। मतलब आप मॉडिफाइड ओपिनियन देना मतलब वो उस समय पे वैलिड नहीं लग रहा है, कोई आपको व्यक्ति बोल रहा है कि इसको चेक करना है और आप हमें कुछ ओपिनियन दे और लिमिटेशन के वजह से हम लोग वो लिमिटेड एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे केस में सीधा आपने क्या करना है, आपने एक तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना है, ठीक है, इन अ कंक्लूजन, और वेयर अप्रोप्रिएट विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ठीक है, यू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ विड्रॉवल इज पॉसिबल। तो आपने एक तो डिस्क्लेमर कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, भाई हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज नॉट, क्योंकि हमको वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इट इज इनसफिशिएंट। तो ऐसे केस में हम लोग ने क्या करना चाहिए, डिस्क्लेमर या विड्रॉल इफ पॉसिबल होना चाहिए। सो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं बच्चों, ऐसा तो क्लियर है एकदम, यस। तो ये जरा स्टार्टिंग से अभी ये इतना पार्ट लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो पूरा एक साथ चार्ट लिखेंगे तो बहुत आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप अभी इतना जो है ऑब्जेक्टिव तक आपको पूरा बॉडी के अंदर गया ना कंटेंट, अब उसको आराम से समझो, फिर अपन आगे और कंटेंट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम ऑन गाइस, स्टार्ट राइटिंग। लिखना है अच्छे से, बिल्कुल भी मस्ती नहीं।
चलो राइट फास्ट गाइस, कम ऑन, लास्ट 1 मिनट। चलो तो अभी यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। चलो, सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में अभी ये अपने को समझ में आ गया कि भाई इसका जो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अपना क्लियर हो गया है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसको पहले समझेंगे, फिर वापस से क्या करेंगे, इसको आराम से लिखेंगे, दो दो पॉइंट्स हम लोग समझेंगे, फिर इसको नोट करेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हमने क्या देखा कि रिव्यू करना है अपने को, और रिव्यू करना है। सो एसआरई जो बात करता है 2400, इसमें वो क्या बोला अपने को कि भाई आपने इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करके ये पता लगाना है कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं, और उसके हिसाब से अपन ने क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है, बराबर है कि नहीं। अब इसके अंदर वो क्या बोलता है, एक एक पॉइंट जो है ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आ रहा है। सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या बोल रहे हैं, दैट वी हैव टू कंप्लाई विथ व्हाट, द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो हमने हमेशा हर स्टैंडर्ड में देखा था। वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कौन से होते हैं, वही रे मालिक अपने, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये सारे जो है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, उसको अपन ने फॉलो करना है। सेकेंड वी टॉक अबाउट इज वी शुड बी व्हाट, इंडिपेंडेंस। जब अभी हमने एसआरएस की बात करी थी तो उसके अंदर इंडिपेंडेंस वाला इतना कुछ ऐसे मायने नहीं रख रहा था, बट यहाँ पे अपने को इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करना है। सो द ऑडिटर नीड्स टू बी, सॉरी, द प्रैक्टिशनर नीड्स टू बी व्हाट, इंडिपेंडेंट। सो पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू कंप्लाई विथ व्हाट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड नंबर 2 वी ऑल्सो कंप्लाई विथ व्हाट, द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। अब ये होने के बाद अब अपन फोकस करते हैं अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट्स में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट। अब अपन को एक्सेप्ट करना है, अभी ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा पूरा जो अभी बातचीत होगी वो एक्सेप्टेंस को लेके होगी दोस्तों। सो एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस को लेके अपन ने क्या क्या काम करना चाहिए, क्या बातचीत अपन ने करनी चाहिए, उसके बारे में अभी हम लोग बेटा फोकस कर रहे हैं। सो एक्सेप्ट करना नहीं करना, उसके लिए अभी अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट इज व्हाट, डिपेंडेंट, कि वेदर टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट और नॉट, तो ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वो कहता है द प्रैक्टिशनर शाल नॉट एक्सेप्ट, क्या बोला उसने, द प्रैक्टिशनर शाल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट इफ, मतलब ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बोले उसने। अगर ये कुछ 5 बातें आपको नजर आती है तो भैया प्रैक्टिशनर साहब आपने उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। सो क्या है, नंबर 1, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि देर इज अ रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, और रिव्यू इज नॉट सेटिस्फाइड दैट रिव्यू एंगेजमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट, मतलब आप समझिए ही इज नॉट सेटिस्फाइड, देर इज अ रैशनल पर्पस, कि कोई जरूरत ही नहीं है इधर रिव्यू कराने की, देर इज नो पर्पस ओवर हियर, कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनता यहां पे आप इसको रिव्यू कराए। यहां पे एंगेजमेंट जो है ना रिव्यू का नहीं साहब, ऑडिट का होना चाहिए। रिव्यू इज नॉट अप्रोप्रिएट, इधर रिव्यू का काम ही नहीं है भाई, आपको यहां पे ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में या तो अगर कोई लीगल कंप्लायंस है और लीगल कंप्लायंस में रिव्यू के बेसिस पे आप काम करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। सो इफ द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड कि देर इज अ रैशनल पर्पस करके,
और द रिव्यू इज अप्रोप्रिएट, तो ऐसे केस में बोलेगा नहीं नहीं नहीं, क्यों हम रिव्यू कर ही नहीं सकते। सो आते हैं यहाँ पे, वो क्या कहता है कि इफ द प्रैक्टिशनर इज व्हाट नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, assurance engagement may only be accepted when the engagement exhibits some characteristics that are conducive to achieving the objective. It may be unlikely that there is a rational purpose for the engagement. For example, there is a significant limitation on scope of work, or the practitioner suspects association of the practitioner's name with financial statements in an appropriate manner. मैं रिव्यू कर रहा हूं और उसके बेसिस पे जैसे अपना वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मामला कुछ हो गया, या कुछ अपना प्रोस्पेक्टस के लिए कुछ हो गया, वो रिव्यू के बारे में हो गया, तो ऐसे केस में अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी रैशनल पर्पस नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग उस रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली व्हेन द एंगेजमेंट इज इंटेंडेड टू मीट द कंप्लायंस विद द रेलेवेंट लॉ और रेगुलेशन and such law requires the financial statements to be audited, then there is no rational purpose to review such engagement. कानून बोल रहा है ऑडिट करो, तुम रिव्यू क्या करा रहे भाई, येड़ा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो रैशनल पर्पस मतलब अपने को रैशनैलिटी देखना है उसके अंदर, कि सेंस है कोई इस बात का कि आप रिव्यू करवा रहे हो, अगर रिव्यू की जरूरत है तो रिव्यू करवा रहे हो तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करेगा, बट भाई यहाँ पे रिव्यू की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए ऑडिट, तो मुझे कोई इसके अंदर रैशनल पर्पस दिख नहीं रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस, सेंटेंस ऐसा कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर इज रैशनल पर्पस, एंड इसीलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ आई एम सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस, तो मैं उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा। ये बात समझ में आया? तो बॉडी के अंदर जाने दो, कोई भी काम आपको दिया गया है और आपको दिख रहा है कि यार ये रिव्यू का काम यहाँ पे बनता नहीं है, या आपको लगता है कि मैं रिव्यू करके मेरा नाम यहाँ पे कुछ गलत तरीके से इधर जोड़ा जा सकता है, तो ऐसे केस में हमने उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। दूसरा, दैट अ रिव्यू एंगेजमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं कि यहाँ पे रिव्यू अप्रोप्रिएट है करके। व्हेन द प्रैक्टिशनर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगेजमेंट इंडिकेट्स दैट accepting a review engagement would not be appropriate, then he will recommend that do some other type of engagement. For example, he believes that the performance of audit engagement would be appropriate. In other cases, he would preclude the performance. The practitioner may recommend compilation engagement or accounting service engagement as appropriate. तो भाई तुम SRS में जो compilation बराबर, या SRS में जो तुम बात कर रहे थे, तो वो वाली बातें यहाँ पे करनी है। सो ऐसे केस में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, समझ में आ गया ना, दोनों पॉइंट क्या कह रहा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट व्हाट, दैट कोई लॉजिक ही नहीं है इधर, देयर इज नो रैशनल पर्पस, इट इज नॉट लॉजिकल, और यहां पे क्या बोल रहे हैं, इट इज, यू आर नॉट सेटिस्फाइड दैट इट इज लॉजिकल, और द रिव्यू एंगेजमेंट इज अप्रोप्रिएट ओवर हियर, तो ऐसे केस में अपन लोग क्या कर देंगे बच्चे, उस रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट द रिव्यू एंगेजमेंट। क्लियर एकदम बात? फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल एकदम। सो यहां पे ये बात होगी, इफ नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द रैशनल पर्पस, नॉट सेटिस्फाइड दैट द रिव्यू इज अप्रोप्रिएट, अपन ने एंगेजमेंट रिव्यू का एक्सेप्ट करने का नहीं। नंबर 2, we will not accept if independence and ethical requirements is what not satisfied. अगर आपको लग रहा है कि आपका इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपके ऊपर प्रेशर डाला गया है, यू आर सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट, आपको वो जैसा बोल रहे हो वैसा काम करना है, तो भाई फिर रिव्यू क्यों करा रहे हो हमसे, नहीं एक्सेप्ट करना मेरे को। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मेरे को रिव्यू करने का है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, या वो इंफॉर्मेशन ही मेरे को लग रहा है वो अनरिलायबल है, जिस सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन आने वाली है वो सिस्टम में ही अगर फ्लॉज है, उसमें ही अगर क्या बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो मुझे देखना है वो इंफॉर्मेशन ही भरोसेमंद नहीं है, या मुझे जो इंफॉर्मेशन रिव्यू करने का है वही इंफॉर्मेशन आप मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। सो इफ इट इज अनअवेलेबल और अनरिलायबल, नहीं। एंड लास्ट में अपन को डाउट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, इफ देयर इज अ डाउट ऑन मैनेजमेंट्स इंटीग्रिटी, बराबर है,
एंड इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द प्रैक्टिशनर्स वर्क, तो ऐसी सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सर हम लोग उस रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हम लोग क्या बात कर रहे हैं भाई, एकदम रिलैक्स्ड। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो मैं रिव्यू करने आ रहा हूं, आपने मुझे बोला कि रिव्यू दो करो, लिमिटेड अश्योरेंस दो, हमने क्या कहा, ओके साहब रिव्यू करेंगे, लिमिटेड अश्योरेंस आपको दे देंगे, इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, सब करेंगे। उसके लिए अपने को एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, आंसर इज यस। हम लोग को इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, आंसर इज यस। तो अब ये सारी बातें आपको करने को होना चाहिए, इट शुड बी मेड अवेलेबल टू यू। तो इसीलिए कुछ बातें हम लोग सोचते हैं कि चलो यार काम करते हैं, एक्सेप्ट करने के पहले कुछ बातें हम लोग सोचते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपने को देखना है कि क्या यहां पे रिव्यू करना लॉजिकल है, क्या रिव्यू करना रैशनल है, क्या यहां पे ये असाइनमेंट अप्रोप्रिएट है, क्या दूसरा कंपाइलेशन करना है आपको, बराबर, तो आपको अकाउंटिंग कराना है क्या हमसे। सो रिव्यू अप्रोप्रिएट है क्या, रिव्यू रैशनल है क्या, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये बात समझ में आई आपको, यस। उसके बाद अगर रिव्यू आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगता है तो खत्म हो गई बात, तो आपने एक्सेप्ट करना नहीं, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट। बट अगर आपको लगता है कि भाई ये रैशनल है, ये जो है ना अप्रोप्रिएट है, तो भी कम टू द सेकेंड पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है कि भाई अप्रोप्रिएट है, सब कुछ है, बट तुमको एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने नहीं दे रहा भाई, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट फॉलो करने नहीं दे रहा भाई, तो ऐसे कैसे काम होगा सर, हम नहीं काम कर सकते। सो नंबर 2 आपने देखना है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस को फॉलो कर सकते हैं। सो अपन ने बोला ओके चलो इंडिपेंडेंस भी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी है, सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। अभी अपन आगे जाते हैं और फिर क्या बात कर रहे हैं कि जिस इंफॉर्मेशन पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, इंडिपेंडेंस है, सब कुछ है, बट जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको रिव्यू करना है, आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करी जा रही है, या वो इंफॉर्मेशन आपके नजर में आपको लग रहा है कि वो अनरिलायबल है, तो ऐसे भाई तो फिर वो स्टार्टिंग में ही अगर वो रिलायबल नहीं है, स्टार्टिंग में ही आपको उसमें दिख रहा है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं रिव्यू कैसे करूंगा भाई, तो मत करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट के ऑनेस्टी के ऊपर ही आपको डाउट है कि जिससे आपको फिर रिव्यू क्या करना क्या नहीं, तो उसमें ही आपको डाउट है, तो फिर मत करो भाई। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये सब कुछ है, बट अगर आपके काम काज के ऊपर अगर लिमिटेशन आ रहा है, तो फिर हम लोग वो क्या करेंगे, रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो है ना स्टेप बाय स्टेप अपने को फोकस करना है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट द प्रैक्टिशनर शैल कंसीडर whether to accept or not to accept a review engagement keeping in mind SRE 2400। तो कौन सी बात है सर, सबसे पहले जरूरी है क्या ये रिव्यू एंगेजमेंट अप्रोप्रिएट है क्या, रैशनल है क्या, ये वो देखने का, उसको एस्टैब्लिश करने का। ओके चलो एस्टैब्लिश कर लिया, बट एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस को फॉलो करने देगा क्या, अच्छा नहीं करने देगा, नहीं खेल रहा मैं, आप करने देगा क्या, वेट। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन पे मेरे को रिव्यू करना है, रिलायबल है क्या वो, क्या वो अवेलेबल है क्या इन्फॉर्मेशन, क्या बात कर रहा नहीं है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वो रिलायबल नहीं करना मेरे को, पहले से ही मालूम है तो कैसे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट, क्या मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट है जिससे वजह से आपका काम अफेक्ट हो सकता है, तो नहीं करने का। लास्ट पॉइंट कि वो बोल रहा है अबाउट व्हाट, कि आपके ऊपर कामकाज के ऊपर आपको लिमिटेशन लगाया गया। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे सर, डिसाइड करेंगे वेदर टू एक्सेप्ट द रिव्यू एंगेजमेंट और नॉट। तो फर्स्ट पॉइंट हम सब ने पढ़ लिया यहां पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द प्रैक्टिशनर हैज द रीजन टू बिलीव that relevant ethical requirements including independence will not be satisfied। ठीक है, will not be satisfied, तो नहीं करने का, एक्सेप्ट, बहुत बढ़िया। फिर the practitioner's preliminary understanding of the engagement indicates that the need to perform the review engagement is likely unavailable or reliable। जिस इंफॉर्मेशन नीडेड जो है ना, तो मेरे प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग से मेरे को यह पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है या अनरिलायबल है, छोड़ो। डाउट अबाउट मैनेजमेंट्स इंटीग्रिटी एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट इज इंपोजिंग अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द प्रैक्टिशनर। सो ऐसे केस में दैट विल रिजल्ट इनटू गिविंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो भाई शुरुआत में ही अगर आप इतना लिमिटेशन लगा रहे हो जिससे कि मुझे डिस्क्लेमर देना पड़े, तो मैं वो रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही क्यों करूं। समझ में आया आपको। सो ये 5 पॉइंट है। सो एक बार ये 5 पॉइंट बच्चा बता दे मेरे को, कौन से 5 पॉइंट है अपने, बताओ।
सो द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट कि वो रैशनल है या अप्रोप्रिएट है। सेकेंड पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस को फॉलो करने नहीं देंगे। मेरी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग से मेरे को लगता है कि इंफॉर्मेशन जो चाहिए रिव्यू करने के लिए वो अनरिलायबल है या वो अनअवेलेबल है। नंबर 4 अपन बात कर रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ रहा है। एंड नंबर 5 उसने काम काज के ऊपर क्या लगा दिया, लिमिटेशन लगा दिया। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम बोलेंगे कि भैया हम लोग क्लाइंट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिव्यू वाला या तो करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे आपके लिए जो है चार्ट बनाया है। सो अपन ने क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करने का। फर्स्ट अपन ने फोकस करने का कि ये काम होएगा क्या। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या देखने का अपन ने, ये होगा क्या, फिर ये सेकेंड, नहीं गलत, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन ने ध्यान में रखने का, इजी है। अभी आगे प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, अभी ये हो गया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी ये अपन ने क्या देखा, पहले फैक्टर्स देख लिए एक्सेप्ट करने का नहीं करने का। अभी बात हो रही है प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। व्हाट आर द प्री कंडीशंस, रिव्यू एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वही अपने घिसे पीटे पॉइंट। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाइड जो है वो कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल। ठीक है, उसके बाद देयर शुड बी अग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट दैट दे अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पुटिंग व्हाट, इंटरनल कंट्रोल्स। सो we talk about preparation of financial statements and internal control, and then they have to provide what, access to all information to the practitioner and unrestricted access to the persons within the entity। समझा क्या, तो ऐसा पूरा ये होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे ओके प्री कंडीशंस आर देयर। सो ये प्री कंडीशंस सेम जब हम लोग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 पढ़ते हैं, यही सारे पॉइंट्स अपने को नजर आते हैं। सो क्या कहना है, सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो रिव्यू करना है, वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो फ्रेमवर्क ही गलत है तो वो इंफॉर्मेशन में रिव्यू करके फायदा भी क्या। नंबर 1 भाई देखो, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की और इंटरनल कंट्रोल लगाने की। मैं रिव्यू कर रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है या मैंने इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन और अप्लाई किया है। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट इस बात को अग्री करता है। और लास्ट में जब हम लोग रिव्यू करने आएंगे, हमने पहले देखा था कि हम इंक्वायरी करने वाले हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर करने वाले हैं। तो इस समय पे हमें सारी जानकारी मिलेगी और मिलनी चाहिए, और हमें अगर जिन भी लोगों से पूछताछ करना है उन लोगों से एक्सेस, दैट इज उन लोगों से बातचीत करने का मौका हमें मिलना चाहिए। आई बात समझ में आपको। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे कि ओके हम लोग रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। सो यही बात हो रही है यहाँ पे, वो डिटेल में यहाँ पे कहा है, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल including the special purpose financial statements, obtaining an understanding for the purpose for which the financial statements are prepared and of the intended users, कि क्यों बना रहे हो, क्या है, किसके लिए है। तो वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपने अग्रीमेंट लेना चाहिए ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इट नेसेसरी, एंड लास्ट में टू प्रोवाइड प्रैक्टिशनर with all the information, any additional information if it is needed, and unrestricted access to persons। तो ये सब अगर होगा तो हम क्या कहेंगे बॉस, हम कहेंगे कि ओके हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्लियर है एकदम। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑडिटर शुड सी। सो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, दैट इज द थिंग्स वी हैव टू सी प्रायर टू एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। So we speak about financial reporting framework. We talk about the responsibility of the management
एंड लास्ट में एक्सेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू दी पर्संस, ये अपने को सब होना बहुत जरूरी है। ये होगा तो भाई अपना काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई, हम लोग नहीं करेंगे यार काम, छोड़ दो यार। तो बताओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नंबर 2, तुम्हारी जिम्मेदारी समझते हो। एंड नंबर 3, वी हैव गॉट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एज वेल एज व्हाट टू द पर्संस। सो अपन ने स्टेप बाय स्टेप क्या आया, पहले बात करी SRE 2400, जिसमें चर्चा करी कि ये किसके बारे में डील करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी। ऑब्जेक्टिव समझने के बाद पहली चीज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सो यू शुड कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। बट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कंसीडर, पहले शुरुआत करेंगे एक्सेप्टेंस को लेके। तो प्राइमरीली आपको देखना है कि रिव्यू एक्सेप्टेबल है क्या, वो रैशनल है उसका चेक करना है, वो अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस फॉलो हो पाएगा क्या। नंबर 3, अपने को देखना है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल है या नहीं है, या वो अवेलेबल है या नहीं है। नंबर 4, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ रहा है क्या, और आपके ऊपर कोई नंबर 5 लिमिटेशन लगाया है क्या। अगर इन तमाम बातों से आप सहमत है कि आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आपने वो रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है। बट एक्सेप्ट करने के पहले कुछ बातें आपने अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहले वो प्री कंडीशंस की बात कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसमें आप एज अ प्रैक्टिशनर आप क्या करोगे, यू विल सी दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, भले ही वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्यों ना हो, और वो इंटेंडेड जो यूजर्स है उनके पर्पस के लिए बना गया है क्या। सेकेंड पॉइंट, अपन ने मैनेजमेंट के साथ एक्नॉलेजमेंट, मैनेजमेंट एक्नॉलेज अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड अग्री देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिगार्ड्स टू व्हाट सर, कि भाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट दे शुड प्रोवाइड अस विद ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ नीडेड, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस। ये सब अगर बातें अगर है, कबूल है, तो फिर हम लोग भाई एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये बातें हमने पहले सोचनी है, सही है। अब इसमें से अगर कोई भी मामले में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अबाउट द मैटर्स दैट इज स्टेटेड अबाउट, सो डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड TCWG की देखो भाई ऐसा ये फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है, तो ऐसे केस में आपने उनसे डिस्कस करना है। अगर उसके बाद भी उनसे वो चर्चा करने के बाद भी वो लोग बोल रहे नहीं भाई हमारे यहां तो ऐसा ही होगा, नहीं हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते लोगों से, नहीं हम वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा ही बनाएंगे भले ही वो एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो अपन ने बोलना रहने भैया मैं ये रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ में आया आप सबको। अगर एक्सेप्टेंस करने के बाद, अभी दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो, आफ्टर एक्सेप्टेंस उन्होंने ये ऐसी लिमिटेशंस लगा दी, तो ऐसे केस में अपन ने क्या करना चाहिए, क्या उस मैटर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, बराबर, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट और टू विड्रॉ। एंड लास्ट में हम इस लिमिटेशन को, इस चेंजेस को अपने प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में कैसे इसको हम लोग बयां करेंगे। क्लियर एकदम, यस सर। सो आइए इसके बारे में क्या बातचीत हो रही है, लेट्स सी। सो इफ द प्रैक्टिशनर is not satisfied as to the matters set above as preconditions, the practitioner shall discuss the matter with management or those charged with governance. If the changes cannot be made to satisfy the practitioner, then he shall not accept the proposed engagement unless required by law or regulation. However, engagement conducted under such circumstances, law बोलता है नहीं accept करो ही, but if it is not complying with this SRE, the practitioner shall not include reference with the practitioner's report that review has been conducted in accordance with the SRE। कि SRE ने बोला कि तुम तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट लॉ ने बोला एक्सेप्ट करो, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट कंडक्टिंग दिस रिव्यू एंगेजमेंट based on this SRE, so you should not make any reference for this SRE. If it is discovered that engagement has been accepted, बराबर, after acceptance it is not satisfied as to above preconditions, then the practitioner shall discuss the matter with the management as to how the matter can be resolved.
whether it is appropriate to continue and how the matter is to be prepared in the practitioner's report. सही है। चलो इस पार्ट को, प्री कंडीशंस को पूरा एक बार पढ़ लो। खत्म हो गया प्री कंडीशंस वाला पार्ट। फिर अभी सीधा चलेंगे और एक्सेप्टेंस की बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे कि आप एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या करना है। फिर ओवरऑल इसको अपन डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आप लोगों ने क्या करना है, इसको, ये पार्ट को आपने रीड करना है, इसको अच्छे से रीड करो। पूरा एक एक लाइन डिटेल में रीड करो उसको। चलो सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो अभी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अग्री करने का अपने को, बराबर है। सो आ जाइए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अग्री करने के लिए क्या क्या है। सो मस्त इसका भी डेकोरेशन बनाया है अपन ने, मजा आएगा आपको। सो प्रायर टू एक्सेप्टेंस प्रैक्टिशनर एंड टीसीडब्ल्यूजी, स्क्रीन पे फोकस करना बहुत इजी हो जाएगा सारे पॉइंट्स को स्टडी और समझने में, याद करने में। सो क्या होना चाहिए, ये प्रैक्टिशनर और टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को पहले ही आपने अग्री कर लेना चाहिए प्रायर टू एक्सेप्टेंस, बराबर। एंड ये सब कुछ आपने एंगेजमेंट लेटर में और कोई सुटेबल रिटर्न अग्रीमेंट में आपने वो लिख लेना चाहिए। क्लियर है? तो जिससे क्या है, बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना। सो प्रैक्टिशनर एंड टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट should agree the terms of engagement prior to acceptance and it should be recorded in what a proper engagement letter or a suitable written document. अब इस engagement letter की बात जब करते हैं सो क्या होता है कि if it is a recurring engagement, मतलब ईयर आफ्टर ईयर आप ही जो हो ना, आप उनके रिव्यूअर हो, तो ऐसे केस में आपने सोचना है कि क्या अब हमें पुराने एंगेजमेंट लेटर के सहायता से काम करना चाहिए या कहीं हम लोग को नया एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है। तो नया एंगेजमेंट लेटर अगर देने की जरूरत आपको ऐसे लगती है तो ऐसे केस में आपने इवैल्यूएट करना है कि क्या हम लोग को उस टर्म्स को रिवाइज करना है क्या, बराबर है।
क्या हम लोग को उस टर्म्स को बेटे रिवाइज द टर्म्स, आर वी सपोज टू रिवाइज द टर्म्स, या अपने को चेक करना है, या रिमाइंड द मैनेजमेंट, तुमको याद दिलाने के लिए कि क्या हमने अग्री किया था। तो ऐसे केस में आपने बस सोचना है, देखो ऐसे तो हर बार भेजने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर टर्म्स आपके रिवाइज हो चुके हैं तो नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा आपको, या अगर आपको लगता है कि इन लोगों को याद दिलाना पड़ेगा अभी भाई, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, नए एंगेजमेंट लेटर आपने बना देना है। बट अभी प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू, अब आपने देखो क्या हो गया, आपने एक्सेप्टेंस के बाद अगर प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड तो अपन ने कैसे उसको डील करना वो देख लिया, और सब अगर बातें ये प्री कंडीशंस अगर मौजूद है, ये सारी बातें अगर मौजूद है और प्रायर टू एक्सेप्टेंस ये सब बातें अग्री भी हो गई, आपने काम कर लिया और बढ़िया चल रहा है गुरु, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बट अब कहानी में एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या आया दोस्त, कि प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू एंगेजमेंट आपसे बोला गया कि अब जो है ना, वक्त, हालात और जज्बात बदल जाएंगे। आपके टर्म्स जो है जिसके बेसिस पे आपने ये काम एक्सेप्ट किया था, वो टर्म्स अब हम लोग चेंज कर देंगे। बराबर है, आपको बोला जाएगा कि अब आप रिव्यू नहीं बल्कि आप अब कोई रिलेटेड सर्विस वाला एंगेजमेंट परफॉर्म कीजिए, या आप ऑडिट वाला काम कीजिए, या ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है। तो ऐसे केस में आपने उनसे जस्टिफिकेशन मांगना है कि आखिरकार आप वाई आर यू चेंजिंग दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट। अगर आपको लगता है कि ये जस्टिफिकेशन अनरीजनेबल है तो यू शुड नॉट अग्री टू दोज चेंजेस। But if you seek that it is the justification given by the management or TCWG is reasonable, you agree and record the new terms of engagement in the new engagement letter. Clear एकदम बात। तो क्या हुआ यहां पे दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात हो गई यहां पे कि अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात हो रही है, तो हमने क्या करना चाहिए, दिस शुड बी अग्रीड prior to acceptance of the engagement, the terms of engagement. It should be what in the engagement letter और सम रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये सब प्रायर टू एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यहां तक हमको समझ में आ गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि इन केस ऑफ भाई रिकरिंग एंगेजमेंट के केस में क्या मामला रहेगा। सो रिकरिंग एंगेजमेंट के केस में बोला जाता है कि आपको हर बार नया एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं है, बट कभी आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे टर्म्स क्या थे, या सही में अगर टर्म्स रिवाइज हो गए हैं तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका काम खत्म होने के पहले, बिफोर यू कंप्लीट द वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड दैट वी आर गोइंग टू चेंज द टर्म्स। यू आर लाइक व्हाट हैपेंड मैन, काय को चेंज कर रहा है तू। सो ऐसे ही मतलब काम खत्म नहीं और तुम हमारे टर्म्स को चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप रीजंस पूछेंगे, सीक जस्टिफिकेशन फ्रॉम देम, और अगर आपको वो रीजंस जस्टिफाइबल लगते हैं तो उस समय पे अपन वो टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, नए टर्म्स को, और नया एंगेजमेंट लेटर बना देंगे। बट अगर वो अनरीजनेबल है तो हम उसको अग्री नहीं करेंगे। सही है एकदम। सो ये एंगेजमेंट का काम है। अब मेरा बच्चा क्या करेगा, ये वाले जो पॉइंट्स है इसको अपन लिखेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, अच्छी राइटिंग में खुद से नोट्स बनाओ, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक एक चैप्टर के लिए मैंने नोट्स बनाए आपके लिए। ये बहुत वास्ट सिलेबस है दोस्तों, तो ये पूरा समरी जो है ना बहुत काम में आएगा मालिक। सो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, होने दो, बट ये एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम में आएगा। ठीक है ना। मैं खुद जब पढ़ता था ना सीए फाइनल में, क्लासेस नहीं करी थी मैंने, बट मेरे में ये आर्ट था कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, एंड ट्रस्ट मी लास्ट मिनट ये जब पढ़ता था ना बहुत काम में आता था। चालू हो जाओ।
चलिए, तो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ। बहुत लिख लिया आप लोगों ने, है ना? यस सर। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। मतलब अब अपन ने पूरे टर्म्स पक्के कर लिए हैं और अब अपन क्या करने वाले हैं मलिक, अब इस एंगेजमेंट को अपने को परफॉर्म करना है। ठीक है, सो आज कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग उसके जो बचे हुए और जो पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और फिर अपना ये अगले सेशन में ये स्टैंडर्ड प्लस जो 2410 है वो दोनों खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सो क्या परफॉर्मेंस में क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले मटेरियलिटी यू हैव टू सेट। सो वी हैव टू सेट द मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, बराबर है। और जब जरूरत पड़े तो अपन ने उसको रिवाइज भी करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट वी फोकस अपॉन इज व्हाट, मटेरियलिटी। ये हम लोग कल के सेशन में लिखेंगे, आज नहीं, आज बहुत लिख लिया अपन ने, यहाँ तक का पूरा इतना चार्ट लिख लिया ना अपन ने, बहुत लिख लिया आज। सो वो कल लिखेंगे, अभी आज अभी बहुत पढ़ना भी बाकी है इसे। ठीक है, सो पहले अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट यू हैव टू फोकस अपॉन व्हाट इज द मटेरियलिटी। सो आपने मटेरियलिटी के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, सो वी हैव टू कंसीडर मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, क्योंकि ये आपको काम में आएगा इन डिजाइनिंग एंड अप्लाइंग योर रिव्यू प्रोसीजर्स। करेक्ट है, सो यू हैव टू सेट द मटेरियलिटी। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है कि जिसके वजह से आपको लगता है कि मटेरियलिटी अपन ने रिवाइज करनी चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो व्हाट, रिवाइज द मटेरियलिटी। सेल्स वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है, इंटरनल कंट्रोल्स अगर चेंज हो जाते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में आपको पता चलती है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मटेरियलिटी आप रिवाइज कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग व्हाट, the review engagement, so you have to focus upon what, materiality. Then what you have to do is obtain the understanding। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेरा when we started with the lecture, कि अगर मेरे कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेरा प्रैक्टिशनर, मतलब कोई प्रैक्टिशनर रिव्यू कर रहा है, तो उसने समझना चाहिए कि हर्षद सर क्या काम करते हैं, बराबर, उनका एनवायरमेंट और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। So you should know about the entity, its environment, including what, the applicable financial reporting framework. So first 2 points जब हम लोग performance कर रहे हैं, so when we start, we set the materiality level, we obtain the understanding about the entity, its environment, including what, the applicable financial reporting framework. Then we design and perform the procedures based on materiality, based on the understanding. Now what we do is we perform, डिजाइन एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स। और अपने प्रोसीजर्स कौन से दो है, स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने। तो स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि दो प्रोसीजर्स है, एक कौन सी है, इंक्वायरी, एंड सेकंड इज व्हाट वी हैव इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे अभी अपन। सो इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, तो पहले फोकस करते हैं अबाउट व्हाट, इंक्वायरी के ऊपर। सो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, सीक नॉलेज फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, जानकार व्यक्ति से जानकारी लेना, ज्ञानी से ज्ञान लेना, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, इंक्वायरी। सो इंक्वायरी करना मतलब क्या है, टू सीक इंफॉर्मेशन। जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो हम लोग कौन से मैटर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। सो ये बहुत सारा ऐसा एक ह्यूज लिस्ट है जिसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, उनसे इंक्वायरी ले सकते हैं। इट कैन बी अबाउट व्हाट, द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, रिलेटेड पार्टीज, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, बराबर, उसके बाद एक्चुअल और सस्पेक्टेड और एलिज्ड फ्रॉड। तो ये सब है ना लिस्ट है कि जिसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैनेजमेंट साहब बताइए जरा इन बातों के बारे में, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। वी कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। सो इंक्वायरी इज व्हाट इज द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। It can be in regards to all these matters, की estimates, related parties, transactions, fraud, subsequent events, going concern, contractual obligations, commitments। तो ये सारी बातों के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी करके हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू नॉन फाइनेंशियल डेटा एज वेल, बराबर है। इट कैन बी कि आप किस तरीके से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो,
बराबर है, रिपोर्टिंग कैसे होता है एम्प्लॉयज का टॉप लेवल पे, तो ये सारी बातें हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इसमें भी हो सकता है। हम लोग उनसे अग्रीमेंट्स मांग सकते हैं, अग्रीमेंट है क्या, तो अग्रीमेंट ये क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल हो गया। टेन्योर क्या है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, बराबर। तो ये सारी जो नॉन फाइनेंशियल चीजें है, बराबर है, रिक्रूटमेंट, टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट यू हैव, तो ये सारी बातें जो है ना, दिस इंक्वायरी कैन एक्सटेंड टू नॉन फाइनेंशियल डेटा एज वेल। देन हम लोग को जो रिस्पॉन्सेस मिलेंगे उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। किससे इवेल्युएट करेंगे सर, सो हम लोग इवेल्युएट करेंगे विद द रिस्पॉन्सेस दैट वी हैव गॉट, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन। सो अपन ने अंडरस्टैंडिंग लिया है ना, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपन ने क्या करना है, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सेस को अपन ने कंपेयर करना है, इवेल्युएट करना है। और उसमें अगर आपको कहीं इनकंसिस्टेंसीज मिली है तो चेक करना है कि वेदर इट इज रीजनेबल एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज विद द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड एंड प्रैक्टिशनर्स नॉलेज। तो हमने देखना है कि वो इनकंसिस्टेंसीज अगर मिली है तो क्या किस नेचर की है, क्या वो रीजनेबल है, जस्टिफाइबल है, नहीं है, मटेरियल है, इमटेरियल है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सो एकदम सिंपल सी बात है, इंक्वायरी एज अ रिव्यू प्रोसीजर क्या कहता है, इंक्वायरी का मतलब है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। इंक्वायरी अपन कौन से मैटर्स के लिए कर सकते हैं, इट कैन बी एस्टिमेट्स, इट कैन बी अबाउट रिलेटेड पार्टीज, इट कैन बी अबाउट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, अबाउट द कमिटमेंट्स, अबाउट द सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इट कैन बी अबाउट द सस्पेक्टेड, एलिजेड, रिपोर्टेड फ्रॉड्स के बारे में, कोई भी चीज के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हो। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू नॉन फाइनेंशियल डेटा भी, यस सर, तो ये फाइनेंशियल चीजें, नॉन फाइनेंशियल चीजें, इन सबसे आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। फिर आपको जो इंक्वायरी करने के बाद जो रिस्पॉन्सेस, मतलब जो इनपुट आपको मिलेगा, उस इनपुट को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, उनके रिस्पॉन्सेस को इवेल्युएट करना है। और अगर कहीं आपको इनकंसिस्टेंसीज मिली तो यू हैव टू एस्टैब्लिश वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, केस टू केस सिचुएशन में मैनेजमेंट ने अगर कुछ एक्शंस लिए हैं अबाउट द मीटिंग्स जो उनकी हुई थी, उससे रिजल्टिंग कुछ डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस टेकन बाय एट मीटिंग्स ऑफ ओनर्स टीसीडब्ल्यूजी विद at those charged with governance and committees, communications by the regulatory agencies, and any matters that have come across in the course of review। तो इसके साथ साथ भी अगर कुछ आपने एक्शंस लिए, तो क्या एक्शन लिया आपने, नए इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, नए आपने रूल्स सेट करे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नया प्रोडक्ट कुछ आया है क्या, तो वो अपने को रिव्यू करने के लिए काफी आसान हो सकता है। इसीलिए कुछ मीटिंग्स में अगर उन्होंने एक्शन लिए तो उन एक्शंस के बारे में कि क्या एक्शंस लिए हैं, जो मीटिंग्स फ्लॉज इंटरनल कंट्रोल में पता चले गए थे, तो उसके लिए आपने कुछ एक्शंस लिए हैं क्या, वो अपने को बताना है। सही है, तो बताओ इंक्वायरी के बारे में अगर एज एन रिव्यू प्रोसीजर हम लोग क्या देखेंगे, रिव्यू is to seek information about the matters. It can extend to what, the non-financial data as well. Then we evaluate the responses, right, and last may check the inconsistencies, and depending upon the circumstances we will also inquire about the actions that have been taken in the meetings, right, any communication that has been received from the regulatory authorities like SEBI है, MCA है, बराबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने अगर कुछ आपको कम्युनिकेट किया है तो उसके बारे में हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं अबाउट द मैटर्स दैट जो अपने को पता चलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिव्यू, तो वो अपने को देखना है। सो अग्रीइंग द टर्म्स तो हमने पढ़ा था ना, नहीं इधर नहीं पढ़ा हमने। सो अग्री द टर्म्स, अग्री प्रायर टू परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, recorded in engagement letter or a written agreement। then recurring में अपने को उसमें करना है, तो terms of engagement are revised, need to remind, ये हमने देखा था। the practitioner not agree, there is no reasonable justification for doing so, prior to completion अगर accepted है तो, but if the terms of engagement are changed, अगर reasonable justification है तो agree and on record। तो ये पॉइंट्स हम लोग ने लिखे भी थे, समझे भी थे। प्रोसीजर में हमने बात करी मटेरियलिटी, देन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, देन परफॉर्म इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, यहां तक हम लोग पहुंचे। एंड मटेरियलिटी में हमने बात करी डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल,
टू डिजाइन द प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स, बराबर है. If necessary, we can revise the materiality, obtain understanding of the entity, environment and reporting framework. बराबर है. Design the procedures to address all the items. बराबर है. So we will design the procedures to address all the items in the financial statements and areas where material misstatements are likely to arise. So inquiry में क्या कह रहा है यहाँ पे? It is basically seeking information from the management. Inquiries in relates to these matters can extend to non-financial data. Evaluate the responses. And last में further inquiries if there is identified inconsistencies. अगर कुछ लगता है तो you can do what? Further inquiry. Circumstances के केस में case to case actions, communications and matters that when you are applying the procedures. So ये inquiry as a procedure ये अपना हो जाता है. Clear? Read inquiry. ये पूरा लिस्ट अच्छे से पढ़ना जो हमने उधर समरी में लिखा है. ये बाद में हम लोग लिखेंगे इसको. चलो. सो अब यहां से अपन बात करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर. बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या है? सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है. एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब अपन को क्या करना है कि अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये क्या होने चाहिए? एडिक्वेट होने चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके? एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सके. एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप सबको पता होगा क्या होता है. तो एनालिटिकल प्रोसीजर इज व्हाट? स्टडी ऑफ plausible relationship between items, चाहे वो फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल हो या फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल हो. तो दो आइटम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना और उस पर फिर पता लगाना कि अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो देन पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है. सो टेक्निकली इट इज व्हाट? एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस कि कहां आपने ध्यान देना चाहिए. अगर सेल्स, क्रेडिट सेल्स अगर आपको दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने डेटर्स देखना चाहिए. अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट है तो जाहिर सी बात है आपने डेप्रिसिएशन देखना चाहिए. तो ऐसे बेसिकली क्या है, ये आइटम है तो वो होना बहुत जरूरी है. तो इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं दोस्तों तो दिस इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ठीक है. सो यस, कल मिलते हैं अभी और कल के सेशन में बात करेंगे अबाउट इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स. व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर रिव्यू? एक सिंपल रीडिंग कर लेंगे एंड फिर बस खत्म ही होने आया है ये ऐसे. ये सारी ओके ओके.
So analytical procedure, designing analytical procedures, you shall consider the data from the entity's accounting system and records is what adequate for the purpose of performing analytical procedures. In a review, it focuses upon inquiry and analytical procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence. Suppose audit evidence नहीं, only evidence, audit word नहीं आएगा यहाँ पे. Yeah, good. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे और कल इसको कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय.